अब आगे मुंबई। जैसे ही कार थोड़े आगे तक आ गई, आरवी जल्दी से अग्निव की गोद से उठकर अपनी घायल बाजू को ढकते हुए विंडो के पास सिकुड़कर बैठ गई। अग्निव ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो वह लड़की जो एक आवारा बिल्ली के बच्चे की तरह उससे मदद की भीख मांग रही थी, वह सिर्फ बस उसका एक दिखवा था। जब वह लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो अग्निव आरवी को उठकर हॉस्पिटल के अंदर ले गया। ये देखकर आरवी ने उसे माना भी किया, लेकिन अग्निव ने उसकी एक नहीं सुनी। ड्राइवर ये देखकर शॉक में था। उसके बॉस ने खुद आगे बढ़कर एक लड़की को उठाया, लेकिन जब अग्निव ने उसे आवाज दी तो जल्दी से वह भगाकर उसके पीछे चला गया। बिना नोक किया डॉक्टर के केबिन में घुसकर अग्निव ने सामने बैठे डॉक्टर से कहा, चेक है। वहीं एकदम बिना नोक किए उसके केबिन में आने से डॉक्टर हैरान भी था, लेकिन अपनी सामने अग्निव मित्तल को देखकर वह कुछ नहीं बोला और अपनी सीट से खड़ा होकर डॉक्टर आरवी से देखते हुए परेशानी से बोले, आपके हाथ में तो बहुत चोट आई है, मुझे एक बार आपका फुल बॉडी चेकअप करना होगा। आप मेरे साथ पर्दे के पीछे चलिए। ये सुनकर अग्निव की आंखें छोटी हो गई और वह अपनी हाथ की मुठ्ठियां कसते हुए अपने मन में बोला, तुम इसका फुल बॉडी चेकअप करोगे? मतलब उसकी बॉडी को देखोगे, छुओगे? ये सोच सोचकर अग्निव गुस्से से भर रहा था। ये बात उसे भी समझा नहीं आ रही थी, उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। लेकिन तब भी वह ये बात आरवी को जाहिर नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करके डॉक्टर से भरी आवाज में कहा, कॉल द लेडी डॉक्टर। अग्निव की इतनी डरावनी आवाज सुनकर एक पल के लिए डॉक्टर और आरवी दोनों डर गए, लेकिन फिर भी वह अग्निव को और ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। क्या पता यह इंसान कब उसके ऊपर झूलमुखी की तरफ गुस्से से फट जाए। इसकी उन्होंने जल्दी से लेडी डॉक्टर को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। लेडी डॉक्टर को केबिन में जाता देख बाहर खड़ा अग्निव का ड्राइवर भी हैरान था। उसका बॉस कब से एक राह पर गिरी लड़की के लिए इतना पोसेसिव हो गया, आखिर क्यों? जल्दी ही एक लेडी डॉक्टर अनीश के केबिन में आए और डॉक्टर अनीश के समझाने पर उसने आरवी का फुल बॉडी चेकअप किया। लेडी डॉक्टर ने आरवी को बताया कि उसके शरीर में कोई ज्यादा गंभीर चोट नहीं है, बस तुम्हारे हाथ पैर पर थोड़ी बहुत चोट लगी है जो थोड़ी दिन में ठीक हो जाएगी, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं। फिर डॉक्टर ने आरवी से कहा, अब मैं तुम्हारे हाथ पैर पर मेडिसिन लगूंगी, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, उसे सहन करने की कोशिश करना। आरवी ने अपना सिर हिलाया और अपना घायल हाथ आगे बढ़ा दिया। लेडी डॉक्टर ने कॉटन को दवाई में डुबोया और ध्यान से उसके घाव पर मेडिसिन लगने लगी। उसने सोचा कि वह दर्द से चिल्लाएगी या अपना हाथ पीछे हटा लेगी, लेकिन उसके बिल्कुल उलट आरवी ने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। वही आरवी का चेकअप होने के बाद जब आरवी बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो बेचैन होकर वह भी उससे थोड़ी दूर आकर खड़ा हो गया, लेकिन आरवी को मेडिसिन लगता देखकर उसकी आंखें और ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि आज तक उसने बहुत सारी लड़कियां को देखा था जो उसके सामने अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं और बस एक छोटी सी चोट पर इतनी जोर से चिल्लाती थी जैसे उसकी जान निकल गई हो। लेकिन ये लड़की कुछ अलग है। मेडिसिन अच्छे से लगने के बाद डॉक्टर ने आरवी को कुछ मेडिसिन लिख कर दी और वह वहां से चली गई। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद अब सिर्फ वहां पर आरवी और अग्निव बचे थे, क्योंकि डॉक्टर अनीश को पहले ही अग्निव ने अपने चेहरे की खतरनाक एक्सप्रेशन से डराकर उन्हें बाहर भेज दिया था। आरवी ने अपना सिर उठाया और अग्निव को देखा जो उसके पास खड़ा था। आरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मित्तल थैंक यू। वही अग्निव की नज़र तो सिर्फ उसके गले में पहने हुए ब्लू स्टोन के नेकलेस पर थी। वह जैसे ही उस नेकलेस के बारे में पूछने वाला था तभी आरवी का फोन बजा। आरवी ने अपना फोन निकालकर स्क्रीन पर देखा जहां पर अनिल शर्मा का कॉल आ रहा था। ये देखकर आरवी ने एक गहरी सांस ली। अनिल शर्मा बेशक उसके पिता थे, लेकिन उसने उनका नंबर उनके नाम से ही सेव कर रखा था। वैसे भी उसने अपने दिल में कभी उन्हें पिता नहीं माना। ऐसा कौन पिता होगा जो खुद की बेटी को मारना चाहेगा। अपने पिछली जिंदगी में ऐसा कोई समझ नहीं आया जब उन्होंने उसके और वैशाली के बीच भेदभाव न किया हो, जबकि वे दोनों उसकी बेटियां थीं। तब भी उन्होंने साजिश करके उसकी आवाज बंद करवाए और उसके बाद वह उसके साथ बद से बदसलूक करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने उसका घर से बाहर निकालना भी बंद कर दिया, ना घर में अंदर उसे अच्छे से खाना पीना देते थे। ये सब सोचकर आरवी का दिल करवाहट से भर गया। अपने पिता का कॉल उठकर आरवी ने अपनी कर्कश आवाज में सीधा पूछा, क्यों? हम दोनों आपकी बेटियां हैं, लेकिन आप सिर्फ वैशाली से प्यार करते हैं और उनकी सारी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, क्यों आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? आरवी की बात सुनकर मिस्टर शर्मा ने भावहीन होकर कहा, क्योंकि तुम अपनी माँ की तरह मतलबी और स्वार्थी हो।
मैं मतलबी और स्वार्थी हूँ। ये सुनकर आरवी की आंखें लाल हो गईं और वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। आरवी गुस्से से बोली, मैं स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? वह मैं ही थी जिसने अपने हाथ से खुद गाना लिखा और फिर उसे गाया, लेकिन एट लास्ट मेरी सारी मेहनत वैशाली ने मुझे छीन ली। तब भी उसे चैन नहीं पड़ रहा, जो अब वो मुझसे मेरी आवाज़ छीनना चाहती है। तो क्या अब भी मैं स्वार्थी हूँ? अनिल जी का चेहरा तुरंत टेंस हो गया, लेकिन तभी उन्हें आरवी की माँ की याद आए और उन्होंने गुस्से से कहा, तो किसने कहा था तुम्हें भी उस औरत की गोद से पैदा होना को? उस औरत की बेटी होने के नाते तुम इन सब के ही लायक हो। ये जानने के बाद भी कि वैशाली की माँ और मैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तब भी तुम्हारी माँ ने मुझे तलाक नहीं दिया। मेरे मन में उसके लिए कोई प्यार नहीं था, लेकिन तब भी वह मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती थी। मुझे लगा तुम दोनों के वह कारण वह मुझे तलाक नहीं देना चाहती, लेकिन बाद में मुझे पता चल तुम्हारी माँ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी, क्योंकि तुम्हारी माँ खुद इतनी स्वार्थी थी। तो क्या तुम भी अब उसकी तरह और ज़्यादा मतलबी बनना चाहती हो? ये सुनकर आरवी गुस्से से चिल्लाए, आज मुझे पता चल गया, आप सचमुच बेशर्म हो। मैंने अपनी जिंदगी में आपके जैसा स्वार्थी इंसान कभी नहीं देखा। अनिल जी ने आरवी की बात इग्नोर की और अपने शब्दों से उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोले, ऑफ कोर्स तुम हो तो तुम अपनी माँ का खाए हुए पैसे की कीमत अच्छे से दोगी, और तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जो मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया। अब आगे क्या होगा? क्या जवाब देगी आरवी अनिल जी को? और क्या अब अग्निव आरवी की मदद करेगा? क्या है उस ब्लू नेकलेस के पीछे का राज? थैंक यू स्माइलिंग फेस। स्टोरी को सपोर्ट करना ना भूले।